स्मार्ट क्लास के इस नए वीडियो के साथ आज हम आप लोग के लिए लाए हैं क्लास 12 का हिस्ट्री। ये चैप्टर नंबर 3 है, जाति, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ये पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले हम पार्ट 2 तक अपलोड कर चुके हैं। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर ले, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये सब पढ़ा चुके हैं। आज पार्ट 3 वीडियो है। देखिए यहाँ तक पढ़ा चुके थे हम, आज यहाँ से आगे पढ़ाएंगे। फिर से हम बता देते आप लोग को, अगर वीडियो पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। चैनल पर आप लोग को वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाकर। ये वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 2 पहले से अपलोड कर चुके हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 भी करा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस। और ख़ास करके क्लास 12 और 10th का दोनों का पढ़ाते हैं, और उर्दू हिंदी खास करके अच्छे से पढ़ाया होता है। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पवित्र विवाह के बारे में जानेंगे। पवित्र विवाह क्या, पवित्र कर्म, पवित्र कर्म का मतलब समझ लीजिए अच्छा कर्म। पवित्र कर्म का मतलब, पवित्र कर्म का मतलब अच्छा कर्म। समझ में आ गया? पवित्र कर्म का मतलब अच्छा कर्म। चलिए आगे चलते हैं। वह सभी कर्म जो चार वर्गों के लोगों द्वारा किए जाते थे उन्हें पवित्र कर्म माना जाता था। मतलब 8 वर्ग था इसमें, तो शुरू का 4 वर्ग जो काम करता था उसको पवित्र विवाह माना जाता था। पवित्र मतलब अच्छा विवाह माना जाता था। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। पवित्र विवाह के बाद दूषित विवाह, मतलब पवित्र मतलब अच्छा, दूषित मतलब खराब काम। समझ में आ गया? कर्म दूषित कर्म है, समझे? इसके अलावा अन्य क्रम जैसे कि शिवों की उठाना, अंतिम संस्कार करना, गंदगी की सफाई करना आदि दूषित कर्म माने जाते हैं। देखिए दूषित कर्म में क्या होगा, देखिए अंतिम संस्कार करना यानी जो मर गया उस पर उसका मतलब जलाना, मिट्टी करना। समझ में आ गया? शिवों की उठाना, शिवो उठाना, गंदगी साफ करना, ये सब हो गया आप लोग को दूषित कर्म। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। ऐसे सभी लोग जो ये दूषित कर्म क्या करते थे उन्हें अस्पृश्य घोषित कर दिया गया। मतलब अस्पृश्य मतलब हमको नहीं पता, घोषित कर दिया गया। आप लोग देख सकते हैं। इन्हें अस्पृश्य लोगों को ही चंडाल कहते हैं। देखिए यही मतलब दूषित कर्म जो करता था उसी सबको हम चंडाल भी कहते हैं। समझ में आ गया? चंडालों की स्थिति, चंडाल की स्थिति उस समय क्या थी? अछूत थी, मतलब छुआछूत बहुत माना जाता था। चंडालों के बारे में मुख्य रूप से वर्णन मनुस्मृति में मिलता है। जब चंडाल के बारे में अगर वर्णन कहाँ मिलता था? मनुस्मृति में। एग्जाम में पूछते चंडाल के बारे में कहाँ मिलता था? मनुस्मृति में वर्णन मिलता। समझ में आ गया? इसके अनुसार चंडाल को गांव से बाहर रखा गया। मनुस्मृति के अनुसार चंडाल को गांव से बाहर रखा जाता था। समझ में आ गया? रखना पड़ता था। उन्हें रात में गांव आने जाने की आज्ञा थी, मतलब आज्ञा भी नहीं थी। ये उन्हें रात में गांव में आने जाने की आज्ञा नहीं थी। अब चंडाल को गांव में रात में आने जाने की आज्ञा नहीं थी। समझ में आ गया? वह लोगों के फेंके हुए बर्तन और चीज़ का इस्तेमाल क्या करते थे? देखिए उस समय लोग जो भी पहन कर फेंकते थे उसी सब को इस्तेमाल करते थे। कौन? चंडाल। समझ में आ गया? मृत शिवों से उतार कर कपड़े पहनते थे। मतलब उस टाइम में जो मरा हुआ आदमी था उस सब का कपड़ा पहनते थे। कौन? चंडाल। समझ में आ गया? सभी शिवों का अंतिम संस्कार उन्हीं के दौरान किया जाता था। मतलब जो भी मर जाता था उसी के दौरान किया जाता था सब अंतिम संस्कार। समाज द्वारा उन्हें अप्रिय माना जाता था। मतलब समाज द्वारा सबसे कम, मतलब सबसे खराब माना जाता था। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। चंडाल को नीय नज़रों से देखा जाता था। मतलब नीय मतलब निम्न, मतलब सबसे खराब नज़रों से देखा जाता था। समझ में आ गया? चंडाल को सबसे खराब नज़रों से देखा जाता था उस समय में। उन्हें देख लेना भी पाप समझा जाता था। मतलब चंडाल को देख लेना भी पाप समझा जाता था। समझ में आ गया? अन्य स्रोतों जैसी कि चीनी बौद्ध भिक्षु फाशियन के अनुसार, मतलब एक चीनी बौद्ध भिक्षुक था, उसके अनुसार गांव में आने से पहले चंडाल को करताल बजाना पड़ता था। मतलब गांव में आने से पहले इशारा देना पड़ता था कि चंडाल आ रहा है, ताकि लोगों को उनके आने का पता चल जाए और वह
वह सब अपने घर में चला जाए, क्योंकि उस समय के लोगों के अनुसार चंडाल को देखना भी पाप था। इसीलिए मतलब गांव में आने से पहले वो इशारा कर देता था कि हम लोग आ रहे हैं, जो भी उस मतलब घर में चले जाए। अब देखिए इसके बाद पढ़ेंगे जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था समय के साथ साथ कई ऐसे लोग सामने आए जो ब्राह्मण द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था में साम नहीं पाए। मतलब ब्राह्मण का जो व्यवस्था था उसमें नहीं आते थे। समझ में आ गया। इस व्यवस्था को देखते हुए ब्राह्मण ने जाति व्यवस्था बनाई। इसी व्यवस्था को देखते हुए ब्राह्मण जाति व्यवस्था बनाया। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। इन जातियों द्वारा निर्धारित व्यक्ति द्वारा किए जा रहे थे कर्म इन जातियों का निर्धारण व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे थे क्रम के अनुसार होता था। मतलब आप देखिए जाति जो बनता था उसके क्रम के अनुसार होता था। समय के साथ साथ इन जातियों की संख्या बढ़ती गई और इनका निर्धारण भी जन्म के अनुसार किया जाता था। देखिए समय के साथ इसका बढ़ता गया और जन्म के अनुसार किया जाता था। अब देखिए जैसे कि जान सकते हैं आप लोग, शिकारी, निषेध, जंगल में रहते थे, कुम्हार, स्वर्णकार, ऐसे लोग जो उस समय संस्कृत नहीं बोल पाते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था। देखिए उस समय जो संस्कृत नहीं बोल पाते थे उस लोगों को क्या कहा जाता? म्लेच्छ। समझ में आ गया। संपत्ति का अधिकार। देखिए अब संपत्ति का अधिकार किस पर था उसके बारे में पढ़ेंगे। संपत्ति पर अधिकार से अभिप्राय समाज में लोगों के पास उपलब्ध साधनों था। मतलब संपत्ति पर अधिकार से अभिप्राय समाज में लोगों के पास उपलब्ध साधनों से होता है। संपत्ति पर अधिकार अध्ययन दो आधार पर होता था कि संपत्ति का अधिकार जो होता था वहाँ पर महाभारत में दो आधार पर किया जाता था। अब देखिए कौन कौन अधिकार है। तो पहला देख लीजिए लैंगिक अधिकार। समझ में आ गया। लैंगिक अधिकार था पहला। ये दूसरा था वर्ण के आधार पर। पहला लैंगिक, दूसरा वर्ण के आधार पर। अब चलिए लैंगिक के आधार पर जानते हैं। पिता की जायदाद पर सभी पुत्रों का बराबर अधिकार होता था। मतलब पिता के पैसा पर सभी पुत्रों का बराबर अधिकार होता था। समझ में आ गया एलन। सबसे बड़े पुत्र को संपत्ति का विशेष भाग दिया जाता था। मतलब सबसे बड़े पुत्र को संपत्ति के विशेष मतलब बड़ा भाग दिया जाता था। समझ में आ गया। माता पिता की संपत्ति पर पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता था उस समय। मतलब कि माता पिता के संपत्ति पर पुत्र बोल देते हैं, बेटी का यानी पुत्री का अधिकार नहीं होता था। समझ में आ गया। स्त्री के विवाह के दौरान मिले उपहारों और धन को स्त्री धन कहा जाता था और इस पर स्त्री का पूर्ण अधिकार होता था। देखिए स्त्री के शादी के समय में उसको जो भी धन मिलता था उसका पूर्ण धन माना जाता था, वो जिसको दे सकते हैं। स्त्री धन पर पति का कोई अधिकार नहीं होता था। अब देखिए स्त्री का जो शादी दिन मिलता था धन भेंट उस पर स्त्री का अधिकार होता था। इस पर मतलब उसके पति का अधिकार नहीं होता था। समझ में आ गया। पत्नियों द्वारा गुप्त रूप से धन इकट्ठा करना मना था उस समय। मतलब पत्नी को गुप्त रूप से धन इकट्ठा मना था। समझ में आ गया। मतलब उस समय में पत्नी द्वारा गुप्त रूप से मतलब छुपा करके पैसा जमा नहीं कर सकते थे। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। वर्ण के आधार पहले तो हो गया था, अब दूसरा है वर्ण के आधार। समझ में आ गया। वर्ण के आधार के बारे में जानेंगे। वर्ण के आधार पर संपत्ति के बंटवारे में अत्यधिक विभिन्नता था। मतलब वर्ण के आधार पर बंटवारा में अधिक विभिन्नता मतलब अलग अलग था। समझ में आ गया। शूद्रों के पास केवल एक ही क्रम था, कार्य था वह था बाकी के 3 वर्णों का सेवा करना। पहले ही बता दी शूद्र का क्या काम था, बाकी 3 वर्णों का सेवा करना। इसीलिए अधिकतर वो गरीब हुआ करते थे। इसीलिए मतलब शूद्र गरीब हुआ करते थे। समझ में आ गया। एग्जाम में पूछ दे कि शूद्र गरीब क्यों होते हैं, क्योंकि वो मतलब बाकी तीन वर्णों का सेवा करते थे, इसीलिए वो गरीब हुआ करते थे। समझ में आ गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनवान हुआ करते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो सबसे अमीर हुआ करते थे, क्योंकि ब्राह्मणों की समाज में विशेष स्थिति हुआ करती थी और क्षत्रिय शासन करते थे। ब्राह्मण का मतलब उस समय में समाज में बहुत बड़ा शासन था और बहुत बड़ा अधिकार था और क्षत्रिय मतलब शासन करता था, इसलिए वो अमीर था। वैश्य के पास अनेकों क्रम के देखिए वैश्य के पास अनेकों कार्यों के चुनाव का अवसर होता था। देखिए वैश्य के पास अनेक मतलब काम करने का अवसर होता था। कौन भी काम कर सकता उसके अनुसार। पर समाज में उनकी स्थिति
उनके कार्यों के अनुसार ही होती थी। मतलब समाज में उसकी मतलब स्थिति, मतलब समाज में कौन काम करता उसी के अनुसार इसका होता था गिनती। समझ में आ गया। अब देखिए उदाहरण के लिए देख सकते हैं, किसान मुख्य रूप से गरीब होते थे। उस समय जो भी किसान थे सब गरीब होते थे, जबकि व्यापारी अमीर हुआ करते थे। संपत्ति के मामले में चंडालों की स्थिति बहुत खराब थी। वह दूसरों के द्वारा त्याग की गई चीज़ों पर निर्भर रहते थे। देखिए उस समय में संपत्ति जो था चंडाल के पास नहीं था, वो दूसरे के मतलब संपत्ति पर ही निर्भर रहते थे। दूसरा अगर कुछ त्याग किया तो उसी पर वो जिंदा रहते थे चंडाल। समझ में आ गया। क्या सभी लोग ब्राह्मण द्वारा बनाए गए नियम का पालन क्या करते थे? आप जानेंगे कि हम मतलब उस टाइम ब्राह्मण जो नियम बनाते हैं उसके उस पर पालन करते कि नहीं सभी लोग। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवस्था होने के कारण हर जगह ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नहीं माना जाता था। मतलब देश में अलग अलग लोग होने के कारण देश में हर जगह ब्राह्मण व्यवस्था नहीं माना जाता था। समझ में आ गया। ये लाइन यही कह रहा। अब देखिए उदाहरण के लिए देखते हैं हम लोग, सातवाहन शासक गोत्र व्यवस्था का पालन नहीं करता था। सातवाहन वंश अगर पूछ दे एग्जाम में, सातवाहन वंश कौन व्यवस्था का पालन नहीं करता था? तो गोत्र व्यवस्था। समझ में आ गया। इन राजाओं की पत्नियों ने विवाह के बाद भी अपने पिता के गोत्र को अपनाया था। देखिए सातवाहन वंश में मतलब लड़की का जो शादी हुआ था तो हस्बैंड की जगह अपने पिता का वो गोत्र अपनाया था। समझ में आ गया। ये ब्राह्मण व्यवस्था नहीं मानते थे। समझ में आ गया ना। सातवाहन शासक द्वारा बहुपत्नी प्रथा को भी माना जाता था। बहुपत्नी प्रथा मतलब ब्राह्मण में बहुपत्नी प्रथा माना था, और सातवाहन वंश में ये करते थे। समझ में आ गया। इनकी कुछ रानियां सामान्य गोत्र की भी मानी जाती थी। मतलब ब्राह्मण में कहा जाता था कि ये लोग आपस में मतलब शादी नहीं कर सकते थे, मगर सातवाहन वंश में ऐसा नहीं होता था, एक गोत्र में भी शादी हो जाता था। समझ में आ गया। अगर एग्जाम में पूछ दे कि एक गोत्र में किसका शादी हो जाता था तो सातवाहन वंश का। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में अंतर्विवाह प्रसिद्ध को भी अपनाया जाता था। दक्षिण भारत में मतलब अंतर्विवाह मतलब ब्राह्मण में कहा जाता कि अंतर्विवाह नहीं होता, मगर सातवाहन वंश में या दक्षिण भारत में अंतर्विवाह माना जाता था। समझ में आ गया। जिसके अनुसार एक ही गोत्र अथवा जाति से संबंधित लोगों के बीच विवाह किया जाता था। इसी के अनुसार मतलब अंतर्विवाह के अनुसार मतलब एक ही गोत्र में विवाह किया जाता था। एक ही विवाह में मतलब एक ही गोत्र में विवाह कहाँ किया जाता था? सातवाहन वंश में। समझ में आ गया। अब चलिए समाज में स्त्रियों का महत्व, उस समय में समाज में स्त्री का कैसा महत्व था आप देखते हैं। ब्रह्मवादी व्यवस्था के अंतर्गत स्त्री को ज्यादा अधिकार नहीं दिया गया था। ब्रह्मवादी व्यवस्था में स्त्री को ज्यादा अधिकार नहीं दिया गया था। समझ में आ गया। जबकि देश में कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर स्त्री का समान रूप से सम्मान किया जाता था, मगर उस समय भी बहुत सा क्षेत्र था जहाँ पर स्त्री का समान रूप से मतलब अधिकार था। समझ में आ गया। सातवाहन शासक को उनकी माता के नाम से जाना जाता। एग्जाम में पूछ जाए किस जगह मतलब राजा को उसकी माता के नाम से जाना जाता था, तो एग्जाम में लिख सकते हैं आप लोग सातवाहन वंश के शासक को उनकी माता के नाम से जाना जाता था। समझ में आ गया। सातवाहन शासक के दौर में औरतों का भी संपत्ति पर अधिकार हुआ करता था, और वह भी संपत्ति का उपयोग अपने अनुसार कर सकते थे। देखिए सातवाहन वंश में क्या था, महिला भी संपत्ति जमा कर सकते थे, वो अपने अनुसार संपत्ति पर अधिकार कर सकते थे या अपने अनुसार खर्चा कर सकते थे। समझ में आ गया। सातवाहन वंश में क्या केवल क्षत्रिय ही राजा हुआ करते थे? अब देखिए जानेंगे कि क्या केवल क्षत्रिय ही राजा हुआ करते थे। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मवादी व्यवस्था के अनुसार केवल क्षत्रिय को ही राजा बनने का अधिकार था। ब्रह्मा के अनुसार मतलब केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकता था, परंतु वास्तविकता इससे कहीं अलग था। मतलब वास्तविक मतलब रियल में इससे कहीं अलग था। अब क्यों अलग था इसके बारे में जानेंगे। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त मौर्य तो ब्राह्मण नहीं थे, ये भी राजा बने। समझ में आ गया। इसके बाद जानेंगे हम लोग बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे। बौद्ध और जैन के अनुसार माना जाता है कि चंद्रगुप्त कौन थे? तो क्षत्रिय थे। जबकि ब्राह्मण के अनुसार यह निम्न कुल के थे। मतलब ब्राह्मण के अनुसार ये छोटी जाति के थे। समझ में आ गया। ब्राह्मण के अनुसार ये छोटी जाति के थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर इस स्थिति और अगर इस स्थिति में ब्राह्मण की बात को सही माना जाए तो इससे यह स्पष्ट होता है होता है होता हो क्या है अगर इस स्थिति में ब्राह्मण की बात को सही माना जाए तो इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल क्षत्रिय ही राजा नहीं बन नहीं बन बनता या देखिए नहीं केवल क्षत्रिय ही राजा नहीं बन सकेगा मतलब ब्राह्मण के अनुसार उस समय बता कि मतलब जो भी क्षत्रिय है खाली वही राजा बनेगा, मगर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य और बना, इसके यहाँ से साबित हुआ कि कोई गारंटी नहीं है कि मतलब केवल ब्राह्मण ही राजा बनेगा, निम्न जाति के लोग भी राजा बन सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे पढ़ते हैं हम शाक्य शासक के बारे में। शाक्य शासक के बारे में जानेंगे। ये मध्य एशिया से भारत आए थे। अब शाक्य एग्जाम में पूछ दे शाक्य शासक कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से भारत आए थे। कहाँ से? शाक्य मध्य एशिया से भारत आए थे। समझ में आ गया। आप लोगों को हम बता देते हैं, आप लोग अगर चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर 11th 12th और 10th दोनों का अच्छी तरह से पढ़ाई होता है, खास करके उर्दू और हिंदी का। आप लोग को वीडियो मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। आप लोग को हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 3 और पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 2 तक अपलोड कर चुके हैं। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए शाक्य शासक कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से भारत आए थे और भारत में शासन स्थापित किया था। मध्य एशिया से आने के बाद ये भारत में शासन स्थापित किया था। इसे खाना बदोश भी कहा जाता था। खाना बदोश एग्जाम में पूछ दे, खाना बदोश क्या होता है? खाना बदोश क्या होता है? खाना बदोश उस व्यक्ति को कहा जाता था जो खाने की खोज में इधर उधर, देखिए खाना बदोश का मतलब हो जाता है खाने के लिए इधर उधर घूमता है। फिर देखिए हम कहाँ लिखा, हम फिर से पढ़ देते हैं। खाना बदोश उस व्यक्ति को कहा जाता है जो खाने की खोज में एक जगह से दूसरे जगह घूमता फिरता था। समझ में आ गया। खाना के लिए उधर भटक रहा था, उसे ही खाना बदोश कहा जाता है। समझ में आ गया। शाक्य शासन भी निम्न कुल के थे। मतलब शाक्य शासन भी मतलब नीचे जाति के थे। समझ में आ गया। परंतु ये भी राजा के पद पर थे। समझ में आ गया। शुंग और कण्व के बारे में जानेंगे। ये मौर्य के उत्तराधिकारी थे। समझ में आ गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन्हें ब्राह्मण माना जाता था। अब देखिए इन दोनों को ब्राह्मण माना जाता था और यह भी आगे जाकर शासक बने। तो ये दोनों मतलब ब्राह्मण था, आगे चल के ये दोनों शासक बन गया। अब चलिए सातवाहन वंश के बारे में जानेंगे। सातवाहन वंश शासक स्वयं को एक ऐसा अनोखा ब्राह्मण कहते थे जो कि क्षत्रियों का हनन करते थे। देखिए सातवाहन वंश वाला अपने आप को अनोखा ब्राह्मण मानते थे जो क्षत्रिय का हनन करते, मतलब नुकसान करते थे। समझ में आ गया। तो इस कथन के अनुसार सातवाहन शासक ब्राह्मण थे एवं फिर भी वो राजा बने थे। मतलब सातवाहन वंश के अनुसार मतलब ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण राजा नहीं बन सकता, क्षत्रिय ही राजा बनेगा। और यहाँ पर सातवाहन वंश ब्राह्मण था, ये भी राजा बना। समझ में आ गया। उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि केवल क्षत्रिय ही राजा नहीं बनता या बन सकेगा, बल्कि अन्य वर्गों के लोग भी राजा बन सकेंगे। मतलब ऊपर जितने भी पढ़ा है उससे ये साबित होता है कि केवल क्षत्रिय ही राजा नहीं बन सकता, अन्य कोई भी जाति के लोग राजा बन सकते थे। समझ में आ गया। चलिए चलते आगे। बौद्ध धर्म के अनुसार सामाजिक विषमता का कारण था। देखिए बौद्ध धर्म के अनुसार सामाजिक विषमता का कारण क्या क्या, उसके बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ सूत्र पिटक के अनुसार शुरुआत में मानव पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। बौद्ध धर्म देखिए, अब बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ सूत्र पिटक के अनुसार शुरुआत में मनुष्य विकसित नहीं हुआ था पूरी तरह से। देखिए इसके बाद या इसी वजह से वह प्रकृति से सिर्फ उतना ही ग्रहण करता था। मतलब शुरुआत में वो उतना ही ग्रहण करता था जितना उसका ज़रूरत होता था, जितना उसकी एक समय में आवश्यकता होती थी, मतलब जितना ज़रूरत होता था। समझ में आ गया। पर समय के साथ साथ यह व्यवस्था बदल गई और मनुष्य लालची और कपटी हो गया।
मतलब समय के साथ ये व्यवस्था बदल गया। मनुष्य आगे चल के लालची और कपटी दोनों हो गया। सभी साधनों पर नियंत्रित करने की सोचा, मतलब सभी पर नियंत्रण करने की कोशिश करने लगा या सोचा, समझ में आ गया। इस स्थिति को देखते हुए उस समय के लोगों ने विचार किया कि क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति को चुन सकेंगे। मतलब उस समय में जो ये पूरा घटना हुआ, इसको देखते हुए उस समय के लोग सोचे कि हम एक व्यक्ति को चुन सकेंगे जो कि सही बातों पर क्रोधित हो और ऐसा व्यक्ति को सजा दे सके जो किसी समाज में बुराइयां फैला रहा है। समझ में आ गया। मतलब एक व्यक्ति को चुने जो मतलब क्रोधित भी हो, बुरा काम करने पर उसको दंडित भी करे। समझ में आ गया। उसे इस कार्य के बदले हम उसे चावल का अंश देंगे, मतलब ये काम करने के लिए उसके हम चावल देंगे। समझ में आ गया। यहाँ पर राजा के चुनाव की बात की गई थी, जो कि देखेगा कि समाज में स्थिति सही तरीके से चल रही है या नहीं। मतलब राजा का बात चल रहा था, राजा इसलिए बनाया गया तो उस समय समाज में सही से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। चावल के अंश का मतलब था राजा को उस समय में कर के रूप में देना। देखिए, चावल के अंश का मतलब राजा को दिए वाले गए। देखिए गलती लिखा है, मतलब राजा को चावल के रूप में दिए जाने वाला क्या था, कर था। समझ में आ गया। ये वीडियो खत्म हो गया, ये चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। आप लोग को बता देते हैं ये चैप्टर नंबर 3 है, बंधुत्व जाति। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और इसके बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वीडियो लाएंगे। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।